नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की। हरियाणा में बीजेपी को लगे बड़े झटके की। देखेंगे राहुल गांधी पर स्मृति ईरानी के यू टर्न को, पीएम मोदी को ममता बनर्जी की चेतावनी को, जानेंगे सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सीएम योगी को लिखी चिट्ठी। रायबरेली के पिछवरिया गांव अर्जुन पासी की जान लेने के मामले में मुख्य आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। चंपई सोरेन का इस्तीफा राज्यपाल ने किया मंजूर। उनकी जगह रामदास सोरेन बनेंगे मंत्री। रामदास 30 अगस्त को रांची में ले सकते हैं कैबिनेट मंत्री पद की शपथ। दिल्ली एचसी से बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को झटका। कोर्ट ने खारिज की याचिका। चार्जशीट और निचली कोर्ट का आदेश रद्द करने की थी मांग। हरे निशान पर बंद हुआ बाजार। 349 अंकों की बढ़त के साथ 82,134 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो वहीं 99 अंकों की तेजी के साथ 25,151 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। लोकसभा चुनाव के बाद से राहुल गांधी का एक नया अंदाज देखने को मिल रहा है। स्पोर्ट्स डे के मौके पर राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो जू जित्सु करते हुए नजर आ रही हैं। इस वीडियो में राहुल ने अपनी अगली यात्रा की भी जानकारी साझा की है। देखिए ये रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का एक नया अवतार देखने को मिला। राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का एक नया ही अवतार देखने को मिला। स्पोर्ट्स डे के मौके पर राहुल गांधी ने एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में राहुल कुछ युवा साथियों के साथ जूजित्सु करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो राहुल के भारत जोड़ो यात्रा के वक्त का है। 8 मिनट के इस वीडियो में राहुल गांधी ट्रेनिंग सेशन में अपनी फुर्ती दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल ने बताया कि वो आइकिडो भी करते हैं और फिलहाल वो जूजित्सु में ब्लू बेल्ट हैं। इसके प्रैक्टिस सेशन में राहुल ने एक ग्रुप एक्सरसाइज भी की। इसमें सभी साथियों को एक गोल घेरा बनाकर एक तरफ से अपने बगल के साथी को धक्का मारने को कहा गया। इस तरह ये सर्कल पूरा किया गया और नतीजा ये आया कि आखिरी टीममेट को लगा धक्का सबसे तेज था। यानी अगर आप में नेगेटिविटी है और उसे आप दूसरों पर डालते हैं तो यूनिवर्स उस नेगेटिविटी को अंत में आपके पास दोगुनी ताकत से लौट आता है। इस एक्सरसाइज का अर्थ यही निकला कि हमेशा सकारात्मक बने रहना चाहिए। राहुल ने शेयर किए इस पोस्ट के आखिर में एक इशारा भी दिया। राहुल ने लिखा, भारत डोजो यात्रा इज कमिंग सून। आपको बताते चले कि डोजो एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ होता है ट्रेनिंग मेट या ट्रेनिंग स्कूल। सोशल मीडिया पर राहुल का ये नया रूप लोगों को खासा पसंद आ रहा है। राहुल गांधी की नई यात्रा की घोषणा ने बीजेपी की धड़कनें बढ़ा दी हैं। तो वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर भी बीजेपी की धड़कनें बढ़ गई हैं। उसे लगातार झटके लग रही हैं। चुनाव आयोग ने बीजेपी की मांग को तो खारिज कर ही दिया है। इसके साथ ही आयोग ने आचार संहिता उल्लंघन को लेकर बीजेपी को नोटिस जारी कर दिया है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। एक तरफ चुनाव आयोग ने बीजेपी की मांग मानने से इनकार कर दिया है। बीजेपी ने आयोग को चिट्ठी लिखकर छुट्टियों के कारण कम मतदान का हवाला देते हुए चुनाव की तारीखों में बदलाव करने की मांग की थी। लेकिन अब आयोग ने 1 अक्टूबर को चुनाव की तैयारी करने के निर्देश जारी किए हैं, जिसके बाद माना जा रहा है कि चुनाव तय तारीख यानी 1 अक्टूबर को ही होंगे। तो वहीं चुनाव आयोग ने बीजेपी को आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर भी नोटिस जारी कर दिया है। दरअसल बीजेपी की हरियाणा इकाई ने अपने एक्स हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें एक बच्चे का इस्तेमाल किया गया है जो चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के खिलाफ है। चुनाव आयोग की गाइडलाइंस चुनाव संबंधी गतिविधियों और प्रचार में बच्चों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाती हैं। इसे लेकर आयोग ने बीजेपी से जवाब मांग लिया, जिसके बाद बीजेपी ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। चुनाव आयोग ने बीजेपी हरियाणा की सोशल मीडिया यूनिट को भी नोटिस जारी किया है और तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने को कहा है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के वक्त भी बीजेपी के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतें चुनाव आयोग के पास गई थी, लेकिन तब आयोग ने कोई सख्त कदम नहीं उठाया, जिसे लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। लेकिन इस बार चुनाव आयोग के तेवर सख्त नजर आ रहे हैं, जिससे ये साफ हो गया है कि इस बार बीजेपी अपनी मनमानी नहीं कर पाएगी। बीजेपी को एक के बाद एक झटके लग रही हैं। तो वहीं राहुल गांधी को लेकर बीजेपी में घबराहट नजर आ रही है। स्मृति ईरानी राहुल को लेकर यू टर्न मारती दिखाई दे रही है। तो क्या कुछ कहा स्मृति ईरानी ने, जानने के लिए देखिए खास रिपोर्ट।
लोकसभा चुनाव में जहां पूर्व सांसद स्मृति ईरानी राहुल गांधी पर हमलावर रही थी, तो वहीं अब स्मृति ईरानी के तेवर बदलते नजर आ रहे हैं और वो ये बोल रही हैं कि राहुल को हल्के में लेने की कोशिश मत करना। अब उनकी राजनीति में बदलाव आया है और उनका ये बयान सोशल मीडिया पर इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल अमेठी से पूर्व सांसद स्मृति ईरानी ने नेता विपक्ष राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कहा कि राहुल गांधी की पॉलिटिक्स में काफी बदलाव आया है, वो अब सफल हो रहे हैं। अगर वो कास्ट को लेकर बात करते हैं तो वो इतने साल की राजनीति में पहली बार वो इंस्ट्रूमेंट बोल रहे हैं। वे अब अगर संसद में टी शर्ट पहनते हैं तो वो जानते हैं कि व्हाइट टी शर्ट में वे युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं। हम इस गलतफहमी में ना रहें कि वो कोई भी कदम, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, उनका कदम भले ही आपको कैसा भी लगे, लेकिन अब वो अलग लेवल की राजनीति कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये वही स्मृति ईरानी है जो सिर्फ राहुल ही नहीं बल्कि उनके परिवार पर भी तीखे हमले करती आ रही हैं। लेकिन यूं अचानक स्मृति ईरानी का राहुल की तारीफ करना किसी बड़ी राजनीतिक बदलाव की ओर इशारा कर रहा है। राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से स्मृति ईरानी समेत पूरी बीजेपी टेंशन में है, तो वहीं पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने भी बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। पश्चिम बंगाल में लेडी डॉक्टर की जान लेने के मामले में बढ़ते तनाव के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कड़ी चेतावनी दे दी है। तो क्या कुछ कहा है ममता बनर्जी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। हाल ही में कोलकाता में जारी विरोध प्रदर्शन और बीजेपी के बुलाए बंद पर ममता बनर्जी का गुस्सा फूट पड़ा है। कोलकाता में तृणमूल छात्र परिषद के स्थापना दिवस पर एक रैली में ममता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर आरोप लगाया है कि आरजीकर मामले में कुछ लोग अपनी पार्टी का इस्तेमाल कर बंगाल को अशांत करने की कोशिश कर रहे हैं। ममता ने चेतावनी देते हुए आगे कहा कि याद रखिए, अगर आपने बंगाल को अस्थिर करने की कोशिश की तो असम, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा और दिल्ली पर भी इसका असर होगा और हम आपकी कुर्सी तक हिला देंगे। वहीं ममता ने खुद पर लगाए गए आरोपों पर सफाई देते हुए कहा कि मैंने डॉक्टर्स के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला और ना ही कभी उन्हें धमकाया। वहीं ममता ने डॉक्टरों के प्रोटेस्ट को सही ठहराया। ममता ने आगे कहा कि मैं ये भी साफ कर दूं कि मैंने अपनी स्पीच में जो शब्द फोन्सकारा का इस्तेमाल किया वो श्री रामकृष्ण परमहंस के एक वचन से लिया गया था। उन्होंने कहा था कि कभी कभी आवाज उठाने की जरूरत होती है, जब अपराध हो तो उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। मेरी स्पीच का यह हिस्सा परमहंस के उपदेश को लेकर था। एक तरफ जहां पीएम मोदी मुश्किल में नजर आ रहे हैं, तो वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी विवादों में घिर गए हैं। उन्होंने कुछ ऐसा बयान दे दिया है जिस पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। मुख्यमंत्री के खिलाफ शिकायत तक दर्ज हो गई है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी नेता और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा अपने ही बयान को लेकर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। उन पर सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के आरोप लग रहे हैं। शर्मा के खिलाफ कई विपक्षी दलों ने दिसपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। विपक्षी दलों के नेताओं ने मुख्यमंत्री पर राज्य में अशांति पैदा करने के लिए आपराधिक साजिश का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि अगर शर्मा को गिरफ्तार या रोका नहीं जाता तो राज्य में टकराव जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। विपक्ष के नेताओं की मांग है कि शर्मा के खिलाफ आपराधिक साजिश और भारतीय न्याय संहिता के तहत अलग अलग समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए एफआईआर दर्ज की जाए। दरअसल शर्मा ने 27 अगस्त को विधानसभा में बयान दिया था कि वो मियां मुसलमानों को असम पर कब्जा नहीं करने देंगे, और जब विपक्ष ने इस पर आपत्ति जताई तो इस पर उन्होंने कहा कि मैं पक्षपात करूंगा, आप क्या कर सकते हैं। और अब उनके इस बयान पर सियासत गर्मा गई है। शर्मा के साथ ही बीजेपी पर भी देश में सांप्रदायिक विभाजन करने के आरोप तेज हो रहे हैं। कपिल सिब्बल ने भी इस बयान को नफरत से भरा और कार्रवाई के योग्य बताया था। ऐसे में सीएम शर्मा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। बीजेपी पर सांप्रदायिक विभाजन के अल्पसंख्यकों के खिलाफ होने के आरोप तो पहले से ही लगते आ रहे हैं और शर्मा के इस बयान को लेकर अब पार्टी एक बार फिर कटघरे में आ गई है। सीएम शर्मा के खिलाफ विपक्षी दलों ने शिकायत दर्ज कराई है, तो वहीं महाराष्ट्र में एनडीए के ही घटक दल ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज की मूर्ति ढहने के मामले में राजनीति तेज हो गई है। महायुति की घटक दल एनसीपी ने इस मुद्दे पर अपनी ही सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति क्षतिग्रस्त होने पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। मूर्ति को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। सीएम शिंदे से इस्तीफे की मांग कर रहा है, तो वहीं अजीत पवार के एनसीपी ने इस मुद्दे पर अलग रुख अपनाया है। शिवाजी की मूर्ति ढहने के बाद डिप्टी सीएम अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने अपनी ही शिंदे सरकार की निंदा की। मूर्ति गिरने को लेकर 29 अगस्त को एनसीपी अजीत पवार गुट ने महाराष्ट्र की शिंदे सरकार के खिलाफ मौन प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन मुंबई कलेक्टर ऑफिस और छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के पास किया गया।
एनसीपी अजीत गुट की मांग है कि सरकार 24 घंटे काम करे और राजकोट किले में शिवाजी महाराज के सम्मान में एक नई प्रतिमा जल्द से जल्द बनाए। इसके साथ ही अजीत पवार ने मौन विरोध प्रदर्शन करते हुए इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की। हाल ही में मूर्ति गिरने की घटना पर खुद एनसीपी अध्यक्ष अजीत पवार ने राज्य की जनता से माफी मांगी। बीजेपी के लिए एनसीपी का प्रदर्शन चौंकाने वाला है। अजीत पवार के दबाव में अब सीएम एकनाथ शिंदे को भी माफी मांगनी पड़ी है। वहीं डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एनसीपी के कदम पर हैरानी जाहिर की है, जिसके बाद से ये संकेत मिल रहे हैं कि महायुति में खटपट चल रही है और विधानसभा चुनाव से पहले महायुति में टूट हो सकती है। अजीत पवार के कदम ने बीजेपी को चौंका दिया है। उनके इस कदम से साफ हो गया है कि महायुति में सब कुछ ठीक नहीं है। तो वहीं यूपीएस योजना को लेकर केंद्र की एनडीए सरकार मुश्किल में आ गई है। सरकारी कर्मचारियों ने सरकार से बड़ी मांग की है। तो क्या है कर्मचारियों की मांग, देखिए इस रिपोर्ट में। मोदी सरकार ओपीएस की जगह न्यू पेंशन स्कीम लेकर आई, लेकिन कर्मचारियों ने उसे मंजूरी नहीं दी, जिसके बाद सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस लेकर आई है। लेकिन यूपीएस का भी जबरदस्त विरोध नजर आ रहा है और अब सरकारी कर्मचारियों ने यूपीएस में ही सुधार की मांग कर दी है। नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल ने प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने 91 लाख सरकारी कर्मियों का हवाला देते हुए प्रमुख तौर पर 5 मांग की है। पहला, अंतिम वेतन के 50% एश्योर्ड पेंशन की गारंटी के लिए न्यूनतम सेवा 25 वर्ष के स्थान पर 20 वर्ष की जाए। दूसरा, रिटायरमेंट या वीआरएस पर अनिवार्य रूप से कर्मचारी अंशदान की ब्याज सहित वापसी की जाए। तीसरा, वीआरएस के लिए भी 25 वर्ष की अनिवार्य सेवा की जगह 20 वर्ष की जाए। चौथा, वीआरएस लेने वाले कर्मचारी को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की तिथि से ही 50% एश्योर्ड पेंशन देने की व्यवस्था की जाए, ना कि रिटायरमेंट डेट से। पांचवा, एनपीएस रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट जल्द से जल्द सार्वजनिक की जाए। पत्र में कहा गया है कि जब कर्मचारियों को पीएम मोदी के साथ बैठक के लिए बुलाया गया तो उन्हें उम्मीद थी कि कोई ऐतिहासिक फैसला लिया जाएगा, लेकिन नए पेंशन ढांचे में जो बदलाव किए गए वो नाकाफी थे। नतीजा, हताश और निराश कर्मचारी दोबारा से आंदोलन की राह पर खड़े हो रहे हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात यह है कि यूपीएस पर मोदी सरकार क्या फैसला करती है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। जब एक कंटेस्टेंट ने शो में कहा कि अनमैरिड महिलाएं बोझ होती हैं, ये सुनकर अमिताभ को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उस लड़के को बहुत डांटा। वैसे आजकल बीजेपी भी एक नई अविवाहित महिला सांसद के बयानों के बोझ से बहुत परेशान है। यहाँ तक कि उसने अपनी इन सांसद महोदया के बयानों से खुद को ही अलग कर लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज के इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।